वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, एक ज़रूरी सूचना आपको दे दूं कि कुछ साथी हैं जो फ़ोन के माध्यम से मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं। तो इस वीडियो में वीडियो के अंत में स्क्रीन पर मेरा नंबर फ्लैश होगा। आप उस नंबर को नोट डाउन कर सकते हैं और अपनी शंका, जो भी आपका डाउट है, मुझ तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन मेरा एक निवेदन है आपसे कि सुबह 8:30 से लेकर शाम को 4 बजे तक मेरा स्कूल का समय रहता है और मॉडल स्कूल्स जो हैं, विवेकानंद मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, उसमें ये समय ऐसा है जिसमें हालांकि लॉकडाउन है लेकिन हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो इस समय को अलग हटाते हुए आप लोग अपने मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज ही भेजें तो ज़्यादा बेटर है। टेलीफोनिक कॉल आप जितना कम करेंगे उतना बेटर है, क्योंकि सारे कॉल्स का जवाब देना मेरे लिए संभव नहीं होगा। अब शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। एक सवाल कल के वीडियो के बाद आया था कि सर, तनाव का सामना कैसे करें, ख़ास तौर से परीक्षा हॉल में तनाव का सामना कैसे करें। इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें तनाव को समझना होगा। तनाव कब पैदा होता है और कैसे पैदा होता है, अगर आप ये जान जाते हैं तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा तनाव से लड़ना। जब दुश्मन का पता चल जाता है ना कि हमारा दुश्मन क्या है, कौन है, तो उससे लड़ना थोड़ा आसान हो जाता है। तनाव की उत्पत्ति कैसे होती है? तनाव एक ऐसी मानसिक दशा है जो उस समय हमारे मन मस्तिष्क पर हावी होती है जब हम दुविधा में होते हैं, संशय में होते हैं। सपाट हिंदी में कहूँ तो शक। जब शक पैदा होता है तो तनाव क्रिएट होता है। ये शक कई तरह का हो सकता है, ये संशय कई तरह का हो सकता है। परीक्षार्थियों के दृष्टिकोण से संशय के जो विभिन्न प्रकार हैं, जो विभिन्न स्रोत है जहाँ से संशय पैदा होता है, उस पर हम हल्का सा डिस्कशन करेंगे और फिर इसे दूर करने के उपाय ढूंढेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि पहला तनाव जो विद्यार्थियों के मनोमस्तिष्क पर हावी रहता है वो ये होता है कि जो कंटेंट, जो पुस्तकें मैं पढ़ रहा हूँ वो सही है या नहीं, पर्याप्त है या नहीं। आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में ये सवाल ज़रूर होगा। तो सबसे पहले आप ये चीज़ बिल्कुल श्योर करें कि जो आप पढ़ रहे हैं वो परीक्षा के हिसाब से सही है। श्योर करने का तरीका क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप रिट परीक्षा की बात करते हैं तो रिट परीक्षा में जो प्रश्न पत्र बनेगा उन किताबों से बनेगा जो अभी इस सत्र में स्कूलों के अंदर पढ़ाई जा रही है। अब चूंकि रिट में जो लेवल 1 और लेवल 2 है ये पहली से लेके 8वीं तक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहली से 8वीं तक की ऐसी पुस्तकें पढ़नी हैं जो इस सत्र स्कूलों में प्रचलन में है, जो राजस्थान की स्कूलों में प्रचलन में है। अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी की किताबें, हालांकि अब 6ठी 7वीं 8वीं में भी एनसीईआरटी लगा दी गई है राजस्थान के अंदर। तो सबसे पहले आप ये चीज़ देखें कि आप जिस सोर्स को ले रहे हैं, आपका जो वेपन है, जो हथियार है, वो सटीक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस सत्र किताबें कोई और लगी हुई है और आप 2 साल पुरानी किताबों से स्टडी कर रहे हैं, तो फिर आपको समस्या रहेगी, परीक्षा हॉल में भी रहेगी और पूरी तैयारी जब तक आप चलाएंगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी। दूसरा जो संशय का स्रोत है वो ये रहता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वर्सेस बुक्स, सेल्फ स्टडी वर्सेस ग्रुप स्टडी। देखिए, ये प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर पहले इनडायरेक्टली मैं कई बार दे चुका हूँ, आज डायरेक्ट दे रहा हूँ। कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो भी मटेरियल होता है वो बहुत लेंदी होता है और बेटर ये है कि आप इन मानक पुस्तकों से तैयारी करें। लेकिन अगर आप में से कोई साथी ऐसा है जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर चुका है या कोचिंग के नोट्स ले चुका है, उन नोट्स को पढ़ चुका है, आधा पढ़ चुका है या एक बार पूरा पढ़ चुका है, तो अब उसे स्विच ओवर करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसे वापस लौट कर इन किताबों पर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी कोचिंग होगा उसने जो भी नोट्स तैयार किए होंगे वो आपके सिलेबस के हिसाब से किए होंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि एक बार कोचिंग के नोट्स को, जो 6ठी से 8वीं तक किताबें चल रही है, उनसे ज़रूर मैच कीजिए। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरा जो संशय आता है ये बहुत ख़तरनाक है। कल एक भाई ने भी सवाल पूछा था और मैंने उनसे वादा किया था कि वीडियो के माध्यम से मैं इसका जवाब दूंगा। आज मैं संबोधित कर रहा हूँ हमारी उन बहनों को जो विवाहित हैं
और जिनके शौहर, जिनके हस्बैंड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं उन सभी भाइयों को भी संबोधित कर रहा हूँ जो विवाहित हैं और जिनकी अर्धांगिनी परीक्षा की तैयारी कर रही है, चाहे कोई भी परीक्षा हो, पटवार परीक्षा हो या रिट हो या राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा हो। देखिए, आपने बुज़ुर्गों से कहावत सुनी होगी कि वी कैन फाइट अगेंस्ट द वर्ल्ड, वी कैन फाइट विथ एंटायर वर्ल्ड, बट वी कैंट फाइट इन आवर ओन होम। हम दुनिया से लड़ सकते हैं, अपने लोगों से नहीं, अपने घर से नहीं। तनाव पैदा तब होता है जब पारिवारिक क्लैश होता है। ये क्लैश कैसे होता है, आप इसको समझिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने इसी साल ये पक्का इरादा किया है कि आप जमकर तैयारी करेंगे, लेकिन पिछली 2 परीक्षाओं में आप असफल रहे हैं, आपका रूटीन सही नहीं रहा होगा, कोई भी कारण रहा होगा। अब फैमिली क्या करती है, जो आपके माता हैं, आपके पिता हैं, आपके बड़े भैया हैं, वो लोग ये देखते हैं कि पहले भी आप 2-3 साल से बस ये किताब लेके बैठते हैं, पढ़ाई तो करते नहीं, आपका सिलेक्शन होता नहीं है। तो जब वो आपको कोई काम बताते हैं, चाहे वो खेती बाड़ी का काम हो, बाज़ार से सौदा सामान लाना हो या घर का कोई छोटा मोटा काम हो, तो आप तुरंत एक्सक्यूज़ देते हैं कि मैं स्टडी कर रहा हूँ। उस समय उनका पारा चढ़ जाता है, वो आवेशित हो जाते हैं, और आवेशित होने के बाद में फिर वो आपको भला बुरा कहते हैं, और हो सकता है नेगेटिव चीज़ें भी कह दे कि तेरा सिलेक्शन पहले भी नहीं हुआ, इस साल भी नहीं होगा, नहीं हो सकता, तू इस लायक नहीं है, तुझ में उतनी योग्यता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। ये स्थिति, मानसिक अवस्था बड़ी ख़तरनाक होती है, क्योंकि आप अपना सर्वस्व दे रहे होते हैं और साथ ही साथ आप एंटिसिपेट करते हैं कि आप जो सर्वस्व प्रयास कर रहे हैं, पूरा 100% क्षमता के साथ कोशिश कर रहे हैं, आपकी उन कोशिशों को सम्मान मिले, परिवार आपका साथ दे, मगर ऐसा नहीं होता। वहाँ फिर तनाव की उत्पत्ति होती है। लेकिन इस तनाव को भी अकोमोडेट किया जा सकता है, इसको भी हैंडल किया जा सकता है। लेकिन एक चौथी चीज़ और है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी पर्सनल लाइफ में उथल पुथल आ जाती है। पर्सनल लाइफ में जब उथल पुथल पैदा हो जाती है तो बहुत दिक्कत खड़ी हो जाती है, और उस समय हमें ये देखना होता है कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, क्या वजह है और क्यों इस तरीके के कारण आ रहे हैं। मैं आपको इसका एक सीधा सा एग्जांपल देता हूँ। इसको आप इस तरह से समझिए कि मान लेते हैं कि आपकी वाइफ परीक्षा की तैयारी कर रही है। अब होता क्या है कि जब आप देखते हैं कि शी इज़ बिजी विथ हर बुक एंड शी इज़ स्टडिंग, तो उस समय आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर टाइम फ्रॉम हर, एंड वाइस वर्सा। ये भी हो सकता है कि आप तैयारी कर रहे हैं और आपकी वाइफ ये कंप्लेन करे कि आप हमें प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हैं, आपका ध्यान हम पर बिल्कुल भी नहीं है, जो समय हमारा होना चाहिए वो समय आप किताबों को दे देते हैं। तो वहाँ आपस के अंदर क्लैश होता है, तनाव पैदा होता है, दूरियाँ बढ़ती है। ये तनाव, ये दूरियाँ और ये क्लैश आपकी तैयारी को कुप्रभावित करता है, कुप्रभावित हर सेंस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको बता दूं कि आप अपने आप को फोकस नहीं कर पाएंगे परीक्षा के सिलेबस पे, परीक्षा के स्ट्रैटेजी पे। आपका मूड हमेशा ही ख़राब रहेगा। अब चूंकि हमारा अक्सर हम देखते हैं कि जॉइंट फैमिली होती है, या अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में भी रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से आपको शिकायत है, तो उस दशा में सुबह से शाम तक और शाम से लेकर वापस सुबह तक 24 घंटे आप एक दूसरे को फेस करते हैं। और वो जो तनाव है, वो जो शिकायतें हैं, जैसे ही आप एक दूसरे की शक्ल देखते हैं तो आप घृणा से भर जाते हैं और आप में तुरंत एक बर्डन क्रिएट होने लगता है, और तनाव धीरे 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 बढ़ता है। इसमें एकदम से ग्रोथ नहीं होती। अगर एकदम से ग्रोथ होती है तो फिर एकदम से एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद ये फॉल डाउन भी हो जाना चाहिए। ये धीरे धीरे बढ़ता है। आप इसे स्लो पॉइजन कह सकते हैं। ये बड़ा घातक स्लो पॉइजन है। धीरे 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 ये चीज़ें चलती है, और एक समय ऐसा आता है कि जब आप किताब लेकर बैठते हैं तो आपके दिमाग में फिर वो शिकायतें गूंजती है, जो आपकी वाइफ की तरफ से, आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि अगर आपके बेटर हाफ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कर रही है, तो उस दशा में आपको उसे मॉरल सपोर्ट देना होगा, आपको उसे नैतिक सपोर्ट देना होगा, नैतिक संबल प्रदान करना होगा, क्योंकि आपसे ही वो उम्मीद रख सकती है, आपसे ही वो उम्मीद रख सकता है कि चलो परिवार भी खिलाफ है, उसके साथ खड़ा नहीं हो रहा है, भैया उसके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, माता पिता खड़े नहीं हो रहे हैं, तो वो उस समय ये उम्मीद रखता है कि आप 7 फेरे लेकर साथ आई हैं, या पुरुष है तो उसने भी 7 फेरे लिए हैं अपनी अर्धांगिनी के साथ। तो ये एक
रहती है मन स्थिति कि कोई सपोर्ट ना करे चलेगा, मगर कम से कम ये तो मुझे सपोर्ट करे। और जब वहाँ से आपको सपोर्ट नहीं मिलता है तो उस समय व्यक्ति तनाव से भर जाता है। और इस तनाव का निराकरण सिर्फ तब हो सकता है जब दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में बैठें और दूर हो। अदरवाइज दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है जो इस मेंटल बर्डन या इस मेंटल प्रेशर का इलाज कर सके। कभी कभी हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि लोगों को साइकेट्रिस्ट की मदद लेनी पड़ती है। तो हमें पूरी तरह से इस चीज़ को देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है वो बालक तो नहीं है, वो वयस्क है, वो विवाहित भी है, उसके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, उसके ऊपर अपनी पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, माता पिता की जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक जीवन उसे जीना है। अगर कहीं विवाह है तो उसे वहाँ जाना भी है, समाज को साथ लेकर चलना है। तो ये चीज़ें तनाव क्रिएट करती है और ये तनाव बड़ा घातक होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने तनाव के अलग अलग प्रकारों को देख लिया, वो 4 दरवाजे भी देख लिए जिनसे होकर तनाव एंटर होता है। हम इसका निराकरण कैसे करें, इसे फाइट कैसे करें? देखिए, जहाँ तक कंटेंट का सवाल है, उससे उत्पन्न होने वाला जो तनाव है उसको आप अपने प्रेपरेटरी स्टेज में ही दूर कर सकते हैं। और दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जो कंटेंट आपने चुना है, चाहे वो किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स हों, चाहे वो मूल पुस्तकें हों, चाहे वो आपके द्वारा बनाए गए नोट्स हों, अगर आपने उसे चुन लिया है तो अब आप परीक्षा तक उस पर जमे रहिए। वैसे भी कंटेंट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, 90-95% कंटेंट लगभग समान ही होता है। आप उसी को रिवाइज कीजिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। अपने दिल में ये भरोसा रखिए कि आपने जो अध्ययन सामग्री चुनी है वो सर्वश्रेष्ठ है। जब आप ये भरोसा अपने दिल को दे पाएंगे, अपने मन मस्तिष्क को दे पाएंगे, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। परीक्षा हॉल में आप बहुत कंफर्ट जोन में खुद को महसूस करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा महसूस होता रहेगा कि मैंने अपना सिलेबस 100% पूरा किया है। और एक बार जब सिलेबस 100% पूरा हो जाता है, बहुत बार उसके रिवीजन हो जाते हैं, तो आपका मस्तिष्क जो है इस दशा में रहेगा कि वो तार्किक तौर पर सोच पाएगा। जो 4 ऑप्शन आते हैं उसमें से सही उत्तर तक पहुंचने के लिए सोच विचार कर सकेगा और सही डिसीजन तक पहुंच जाएगा। दूसरी कैटेगरी का जो तनाव है, जो तनाव अक्सर हमारे परिवार की तरफ से आ जाता है, उसे भी हल किया जा सकता है। उसे हल करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि आपको गूंगा और बहरा बनना होगा। यू नीड टू बी डेफ एंड डम। कौन आपको क्या कह रहा है, आपको उसे सुनना नहीं है। आपके माता जी, देखिए, माता पिता की नीयत कभी खराब नहीं होती, उनके शब्द कड़वे हो सकते हैं लेकिन उनका दिल पवित्र होता है। तो आपको इस प्रेपरेटरी दौर में पूरी तरह से उनकी हर वो नेगेटिव बात जो वो आपको कहते हैं, वो अपनी जगह सही हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इस आप में उतनी योग्यता नहीं है कि आप इस प्रतियोगिता परीक्षा को पास कर सकेंगे, इसलिए वो आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप दूसरे छोटे मोटे काम करके अपने जीवन का गुजारा करें या घर के कामों में हाथ बटाएं। वो अपनी जगह सही है। उन्होंने आपकी जितनी शिक्षा नहीं ली, अगर ली होती तो उन्हें पता होता कि आपकी तैयारी का महत्व क्या है। तो आप उन्हें छोड़ दीजिए, न तो आप उन्हें जवाब दीजिए, न उनकी किसी बात को दिल और दिमाग पर लीजिए। अगर आपने अपने पिता के कहे गए शब्दों को अपने दिमाग पर हावी कर लिया कि पिताजी ने मुझे ऐसा कह दिया, माँ ने ऐसा कह दिया, बड़े भैया ने ऐसा कह दिया, भाभी ने टॉन्ट कर दिया, तो उस दशा में आप अपना ही नुकसान करेंगे। तो आपको बिल्कुल चिकना घड़ा बन जाना है, जिस पर पानी गिरे तो गिरने के बाद तुरंत साफ हो जाए, वो रुके नहीं उसके ऊपर। तो आप तनाव में कभी नहीं आएंगे। और तीसरी जो दरवाज़ा तनाव का है वो है हमारी पर्सनल लाइफ। इस पर्सनल लाइफ में अगर आप मैरिड हैं तो आपके बेटर हाफ की तरफ से वो कंप्लेन आती है कि यू आर नॉट गिविंग मी प्रॉपर टाइम दैट आई डिज़र्व टू बी गिवन। उस दशा में आप उसे बैठाएं और उसे समझाएं, उसे ये बताएं कि जो आप कर रहे हैं उसी के लिए कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। और अगर आप सफल हो जाएंगे तो फिर आगे क्या क्या उसके सपने पूरे हो सकते हैं, ये आप उसे समझाइए। उसे बताइए कि ये जीवन भर चलने वाला फेज़ नहीं है, ये तपस्या का एक ऐसा दौर है जिसमें 3-4 महीने अगर वो भी पेशेंस रख लेती है या पेशेंस रख लेता है तो आगे आने वाला जीवन सुखद होगा। और मेरा दावा है अगर आप उसे बैठा कर समझाएंगे तो वो इस बात को समझेंगे। शर्त यह है कि आपके समझाने का तरीका प्यार भरा होना चाहिए, मोहब्बत भरा होना चाहिए। तो वो इस चीज़ की गहराई को समझेंगे कि अगर ये परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं इन्हें डिस्टर्ब न करूं।
धीरे धीरे आप पाएंगे कि वो आपको कॉपरेट करने लगेंगे। जो भी आपके बेटर हाफ हैं, आपको लेट नाइट आवर्स में अगर आप पढ़ रहे हैं तो चाय बनाकर लाकर दे देंगे। इस तरह से ये चलता है। तो ये तनाव तभी दूर किया जा सकता है जब आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बैठेंगे और आप उन्हें हर चीज़ से अवगत कराएंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपनी तैयारी को गोपनीय बनाकर चलें कि वाइफ को भी पता नहीं है आप कर क्या रहे हैं, तो ये चीज़ काम नहीं करेगी और तनाव में ही रहेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि चलिए हमने इन सारे तनावों से खुद को मुक्त कर लिया, लेकिन परीक्षा हॉल में एक सबसे बड़ा तनाव हमारे सामने ये रहता है कि पेपर में कुछ प्रश्न अगर मुझे नहीं आए तो क्या होगा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जितनी ज़्यादा गहरी आपकी तैयारी होगी ना, उतना ज़्यादा आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरी तैयारी अपूर्ण है, कम है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि तैयारी का मतलब ये है कि अगर आपने ए से जेड तक अपने सिलेबस को पढ़ लिया है तो सिर्फ आप उस ए से जेड का रिवीजन कीजिए। ऐसा मत करिए कि जेड ए, जेड बी, जेड सी नया कुछ ऐड करूँ, तो आप भटक जाएंगे। तो पहला काम आप ये कीजिए। दूसरा आपको ये करना है कि परीक्षा हॉल के अंदर आपको शून्य मानकर बैठना है। ये शून्य क्या है, बड़ी मज़ेदार चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। शून्य का मतलब ये है कि आपको ये सोचकर परीक्षा हॉल में बैठना है, और इसका आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जब आप पुराने पेपर सॉल्व करेंगे ना, ये तैयारी करने के बाद जब आप पुराने पेपर सॉल्व करेंगे, या कुछ भाई बहनों ने मॉडल पेपर लिए होंगे उन्हें सॉल्व करेंगे, उस समय आप इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे जो मैं आपको अब बता रहा हूँ। इसमें आपको करना क्या है कि शून्य मानकर बैठना है। शून्य मानने का मतलब यह है कि आपको दृढ़ निश्चय करना है कि मैं पहले से कोई पूर्वाग्रह नहीं रखूँगा पेपर के बारे में, कि पेपर बहुत सरल आएगा, बहुत कठिन आएगा, मैच्योर पेपर आएगा, पेपर में कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट, कोई पूर्वाग्रह न ही मैं किसी टॉपिक के बारे में और किसी प्रश्न के बारे में पूर्वाग्रह रखूँगा। मुझे जब तक प्रश्न दिख नहीं जाता है मैं उसके बारे में सोचूंगा नहीं। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि जैसे तैयारी के दौर में अगर किसी ने इंग्लिश में रिपोर्टेड स्पीच ढंग से नहीं की है, अब उसके दिमाग में यहाँ प्रेशर परीक्षा हॉल में जाने तक बना रहेगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के प्रश्न आ गए तो अब ये डर इतना हावी हो जाएगा कि बाकी जो दूसरे एरियाज से प्रश्न आ रहे हैं वो भी वो ढंग से नहीं कर पाएगा। और ये तनाव तब दूर होगा जब वो पेपर देखेगा, और पेपर देखने के बाद देखेगा कि अच्छा ठीक है रिपोर्टेड स्पीच नहीं आई, गुड, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के 2 प्रश्न आ गए, वो वहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। भले ही वो रिपोर्टेड स्पीच के उन प्रश्नों को कर सकता होगा, थोड़ी बहुत उसने ध्यान दिया होता तो कर लेता, लेकिन उसने पहले से सोच लिया, तो ये पूर्वाग्रह बहुत खतरनाक चीज़ है और आपको इस पूर्वाग्रह से बचना होगा। इससे अभ्यास द्वारा ही अर्जित किया जा सकता है। हम कहते हैं ना कि मन और मस्तिष्क को शांत रहना चाहिए। इस शांत रहने का मतलब यही है, हम तभी शांत रह सकते हैं जब हम पहले से ही किसी चीज़ के बारे में अच्छा या बुरा कुछ ना सोचें। अगर आप पहले से ही ये सोच लेंगे पेपर बहुत सरल आएगा और 2 प्रश्न डिफ़िकल्ट आ गए ना, तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस जो है ना गिर जाएगा। अगर आप पहले से ही ये सोच लेंगे कि पेपर बहुत कठिन आएगा और फिर पेपर अगर मॉडरेट लेवल का आता है, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और बहुत सी बार उस ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आपको भरना होता है बी और आप भर देते हैं सी, तो वहाँ भी नुकसान आप ही का है। तो पूर्वाग्रह नहीं रखना है, किसी भी चीज़ के बारे में पूर्वाग्रह नहीं रखना है। यही तो मानसिक तैयारी है। देखिए ये चीज़ें ऐसी है जो आमतौर पर कोई यूट्यूबर बताता नहीं है, क्योंकि ये बहुत गंभीर और गहरी चीज़ें हैं, और इस तरह के वीडियोस को व्यूज़ भी कम मिलते होंगे, शायद इस वजह से वो लोग नहीं बताते। लेकिन परीक्षा की तैयारी में जितना महत्व आपके कंटेंट का है, उतना ही महत्व आपकी मानसिक तैयारी का है। तो अगर आप मानसिक तौर पर खुद को पहले तैयार कर लेते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से है कि आप अगर एक कार जो 6 महीने से खड़ी है, उस कार को किसी लंबे ट्रिप पर ले जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? कार की फिटनेस, कार के टायर्स वगैरह सही ढंग से हैं या नहीं, उनकी फिज़िकल कंडीशन सही है या नहीं, डीजल टैंक लीक तो नहीं हो रहा है, इंडिकेटर सारे काम कर रहे हैं या नहीं, ग्लासेस वगैरह सही प्रॉपर है या नहीं, ये सारा काम आप करते हैं ना। अगर आप ये सारे काम न करें और डायरेक्टली आप उसमें डीजल या पेट्रोल डलवा दें और ये सोचें कि हाँ अब ये मैंने इसमें 20 लीटर पेट्रोल डलवा दिया है, ये यहाँ से जयपुर पहुँच जाएगी, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपने उसकी फ़िटनेस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये जो आज आपने देखा है, ये है फिटनेस, ये है मानसिक सजगता की तैयारी। और इस मानसिक सजगता की तैयारी को आप जितना गंभीरता से करेंगे,
उतना आपके लिए बेहतर है, आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ेगी। और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि जो लोग जिन जिन तक ये वीडियो पहुँच रहा है, ईश्वर उन्हें सफल करे। कमेंट सेक्शन मैंने खुला रखा हुआ है, आप अपना कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की कोई समस्या है तो निस्संदेह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, अब उस पर्सनल मोबाइल फ़ोन नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं पुनः आपको बता दूं कि जितना हो सके कम से कम कॉल कीजिएगा, क्योंकि सारे कॉल्स को रिसीव करना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी इस मानसिक फिटनेस पर, इस मेंटल फिटनेस पर ध्यान देंगे और अपने आप को पूरी तरह से फोकस्ड करेंगे। एक बार जब आपने खुद को फोकस्ड कर लिया और आपकी मानसिक तैयारी पूरी हो गई, उसके बाद ये जो कंटेंट प्रेपरेशन का मामला है, जिसे हम किताबी दुनिया कहते हैं, ये बहुत आसान है, ये ज़्यादा कठिन नहीं है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ ना कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपसे ज़्यादा पढ़ते हैं, आपसे ज़्यादा जिनकी मेमोरी शार्प है, वो बहुत बेटर कंटेंट को याद रख सकते हैं, लेकिन फिर भी पिछड़ जाते हैं। वजह क्या है कि उनका ये पहला एस्पेक्ट जो है ना, जिसे हम मेंटल फिटनेस कहते हैं, ये कमज़ोर होता है। मेरा थोड़ा सोचने का तरीका अलग है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले मेंटल फिटनेस पर ध्यान दीजिए। पूरी तरह से आप मेंटली फिट हो गए, आपकी आधी समस्या ख़त्म हो जाएगी, आपकी 50% यात्रा अपने आप पूरी हो जाएगी और आपकी विक्ट्री 50% पहले से ही श्योर हो जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए प्रदर्शक का कार्य करेगा और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।